हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वर्ड क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी डिस्कस करेंगे। हिंदी के मॉक टेस्ट लगाएंगे या फिर आप इसको एक प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हो। ठीक है, आप इसको एक प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हो या फिर इसको आप मॉक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हो। ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। ठीक है, मैं वेट करूंगी आपके आंसर का। मतलब कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने 30 में कितने सही किए हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग हिंदी मॉक टेस्ट करने वाले हैं या फिर आप इसे प्रैक्टिस के रूप में भी ले सकते हैं। मैंने हिंदी पेडालॉजी आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देखिए पहले, फिर आप यहाँ से क्वेश्चन हल कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जो पहला क्वेश्चन है, श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है। जो एक लड़का श्याम है, वो उसकी मातृभाषा जो है वो संथाली है। ये आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हुए चलिए। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो 50% आपको आंसर मतलब आपका सॉल्व हो जाता है 50%। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन का ही खेल हो जाता है। क्वेश्चन बहुत बड़े आते हैं और पढ़ने में टाइम लगता है, फिर समझ मिलता नहीं है कि क्या क्वेश्चन बोल रहा था और कुछ टिक हम कुछ और ही कर देते हैं, तो इसी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, ध्यान से पढ़ना होता है, फिर हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ये प्रैक्टिस आप जब डेली करते रहोगे, आप जब मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करोगे, तो इससे आपकी रिपीट मतलब जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी क्वेश्चन हल करने की और पढ़ने की। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। जो श्याम है उसकी जो मातृभाषा है वो संथाली है। वो बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, क्योंकि मातृभाषा जैसे कि आपकी मातृभाषा हिंदी है, तो आप हिंदी तो बहुत अच्छे से ही पढ़ लोगे। क्यों? क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको बचपन से ही हिंदी बोलना सिखाया गया या फिर स्वाभाविक रूप से आपने सीख लिया। ठीक है, तो आप हिंदी तो बहुत अच्छे से बोल लोगे। तो वैसे ही जो श्याम है उसकी संथाली भाषा जो है वो मतलब मातृभाषा है। तो आगे देखते हैं हम लोग। और वह उसने बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा भी सीख ली। जो फ्रेंच भाषा दूसरी भाषा हो गई, उसको भी उसने बहुत अच्छे से सीख लिया। अब जो फ्रेंच भाषा है में पढ़ लेता है। जो फ्रेंच भाषा उसने सीखी है उसी भाषा से वो पढ़ भी लेता है। तो इसे क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है आपका कौशल का अंतरण हो जाएगा, या फिर पठन अंतरण होगा, या फिर अधिगम अंतरण, या फिर पठन युक्ति। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ए ऑप्शन सही होगा, कौशल का अंतरण। मतलब उसने मातृभाषा का अपने प्रयोग करते हुए उसने फ्रेंच भाषा सीख ली। इसको दूसरी भाषा में आप द्विभाषा भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि बच्चे ने पहले अपनी उसकी जो मातृभाषा थी संथाली उसने तो सीखी, फिर उसने इसी के जो उसकी मातृभाषा थी उसी के बेस पे उसने फ्रेंच भाषा भी सीख ली। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य है? मतलब जो भाषा है उसमें सहजता से क्या तात्पर्य, ये आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है, बच्चों में वाचन में मनुष्यों की स्वैच्छिक प्रकृति है। जो बालक जो मनुष्य है उसमें बोलने की ये स्वैच्छिक प्रकृति है। या फिर दूसरा है, भाषा बोलना शुरू करने के समय बच्चों द्वारा महसूस की गई समस्या होगा। या फिर भाषा बोलने की मनुष्य की स्वाभाविक क्षमता है। या फिर अगला ऑप्शन है, भाषा बोलने से पहले मनुष्य सोच विचार करता है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप दिन भर आपके दिमाग में हमेशा यही चलता रहेगा, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है ये गलत है ये सही है, तो आप बोल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप यही आपका दिमाग डिसाइड करता रहेगा कि हमें ये बोलना है ये नहीं बोलना है, तो आप बोल इतनी जल्दी नहीं पाओगे। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा बोलने की मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चा जन्म लेता है, कुछ महीने बाद वो थोड़ा बहुत आवाज़ें अजीब सी निकालना शुरू कर देता है, सिक्का मा थोड़ा बहुत शुरू कर देता है वो बोलना। क्यों? क्योंकि उसको बोलने के लिए कोई ट्रेनिंग तो दी नहीं जाती है कि बोलना सीखो। ठीक है, तो ये मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। हाँ, उसको सिखाया जाता है कि ये बोलना है वो बोलना है, लेकिन उसका बोलना तो कहीं से सिखाया नहीं गया ना। तो ये एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म के 2-3 महीने बाद वो थोड़ी बहुत आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है। एक अध्यापिका है और ये जो है कक्षा 6 है, मतलब कक्षा 6 की ये बात कही गई है। उसमें एक अध्यापिका विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांट देती है। ठीक है, 5-5 के समूह में बांटती है और 3 महीने तक साथ-साथ काम करने के लिए कार्य भी देती है। मतलब 3 महीने के लिए 5-5 के समूह बांट देती है बच्चों को। एक समूह में 5 बच्चे हुए, एक समूह में 5, फिर उनको 3 महीने के लिए साथ में कार्य करने के लिए भी देती है। आगे देखते हैं हम लोग। इस कार्य में उन्हें भिन्न-भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार, आंकड़ों का संग्रह करना होता है। ठीक है, बाद में इस रिपोर्ट को लिखकर उसे कक्षा में प्रस्तुत करना होता है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? एक अध्यापिका है, कक्षा 6 में पढ़ा रही है, उसने 5-5 के समूह बांट दिए, प्रत्येक बच्चे को 3 महीने का एक प्रोजेक्ट दे दिया। आप लोगों के में भी होता होगा। तो जो प्रोजेक्ट दे दिया कि 3 महीने बाद, मतलब जो विषय उन्होंने दी, लोगों के विचार और आंकड़ों का संग्रह करना, फिर वो लिख के एक रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करना था। तो ये जो प्रोसेस था, जो अध्यापिका ने बच्चों को वर्क दिया था, काम दिया था, मतलब जो प्रोजेक्ट दिया था, उसको क्या कहेंगे ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। जो पहला ऑप्शन है आपका प्रदत्त कार्य हो जाएगा, या फिर आपका परियोजना कार्य होगा, या फिर आपका सत्र कार्य होगा, या फिर आपका पोर्टफोलियो आकलन होगा। तो पोर्टफोलियो जो आकलन होता है, इसमें बच्चे की गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है। इसका एक रिकॉर्ड होता है जिसमें बच्चे की सारी एक्टिविटी होती है एक टीचर के पास। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। सत्र का कार्य, यहाँ पे तो 3 महीने की बात कही गई है आपके क्वेश्चन में, यहाँ पे सत्र, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आपका जो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि परियोजना कार्य, बच्चे को प्रोजेक्ट दिया गया है कि 3 महीने के बाद हमको मतलब इस पे अपनी रिपोर्ट तैयार करके देना है। तो ये हो जाएगा आपका परियोजना कार्य, क्योंकि बच्चा समूह में है, 5-5 के समूह में बटा हुआ है और वो साथ में कार्य कर रहे हैं 3 महीने तक। तो ये आपका परियोजना कार्य हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, सामग्रियों द्वारा दिए गए निवेश अवसर किस प्रकार ग्राहक हो सकते हैं। जो सामग्रियों द्वारा दिए गए मतलब निवेश होते हैं, मतलब जो अवसर होते हैं, उनको किस प्रकार ग्राहक हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा ड्रिल के माध्यम से व्याकरणिक पहलुओं का अभ्यास, ये होगा आपका। या फिर आपका अगला होगा बी, शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं। या फिर आपका सी, शिक्षार्थी अर्थ समझते हैं और भाषा का पुनरुत्पादन करते हैं। या फिर आपका डी होगा, शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री को कंठस्थ करते हैं और बाद में प्रयोग करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ पे कंठस्थ हो जाए, जहाँ पे याद करना आ जाए, ठीक है, जहाँ पे केवल आ जाए, तो ये आपके निगेटिव सेंस में जाते हैं। इनको आप तुरंत काट देना। इनके मतलब ये नहीं कि आप लोग कंठस्थ करना हुआ, याद करना हुआ, बहुत पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि आज की डेट में बच्चे को रट्टाफिकेशन नहीं देना है, उसको समझाना है। ठीक है, वो समझ के सीखे, ये आज की डेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करें। जहाँ पे संदर्भ आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव में जाता है। ये मत समझिएगा कि संदर्भ में पढ़ाना गलत माना जाता है, आपके में संदर्भ में पढ़ाना पॉजिटिव माना गया है। तो संदर्भ के साथ बच्चा भाषा का प्रयोग करेगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं, आपके हर टॉपिक से कवर किया है। जो आपका हिंदी है, हिंदी पेडालॉजी है, वो मैंने हर टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो ये जो आपका मॉक टेस्ट है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर आप इसको प्रैक्टिस के रूप में भी ले सकते हैं। इसको आप अच्छे से एनालिसिस करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक ना एक दो जरूर मिल जाएंगे, या फिर सेम डिटो तो नहीं मिलेंगे, लेकिन रिलेट जरूर करते होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम में, इसलिए हम ये 30 क्वेश्चन आपके साथ लेके आए, मतलब सामने लेके आए हैं। तो मतलब 5 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रियाएं हैं और कौन सी बॉटम अप प्रक्रियाएं। ये क्वेश्चन आपके इंग्लिश में भी आ जाता है और आपके हिंदी में भी आ जाता है,
क्योंकि जो हिंदी पेडोलॉजी है और इंग्लिश पेडोलॉजी है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मैच करते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। पहला ऑप्शन पहला देखते हैं, मुख्य बिंदु को जानने के लिए अनुमान लगाने, निष्कर्ष निकालने, सारांशीकरण करने के लिए सुनना। तो बच्चा पहले मुख्य बिंदु को जानेगा, फिर उसमें अनुमान लगाना, फिर उसका जैसे कि उसने एक पैराग्राफ पूरा पढ़ा, आप ऐसे समझिए कि बच्चे ने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, फिर उसमें उसने अनुमान लगाया कि ऐसा था तो क्यों था, उसने या फिर कोई पोयम पढ़ लिया, कोई पैराग्राफ पढ़ा, तो उसमें वो अनुमान लगाएगा अपना भी कि हाँ अगर ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाता तो ज्यादा सही था। क्योंकि हर बच्चा अगर कोई कहानी भी सुनता है तो उसमें अपनी दिमाग अपना लगाता है, ठीक, अपना दिमाग जरूर लगाता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे करता तो शायद बच जाता, या फिर ऐसे नहीं ऐसे करता तो ये हो जाता। ठीक है, तो उसमें बच्चा अपना अनुमान लगाएगा, फिर निष्कर्ष भी निकालेगा और फिर सारांशीकरण भी करेगा। तो ये जो आपका ए है, ये आपका जो है ये आपका बॉटम अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा बड़े से नीचे की ओर जा रहा है, पहले उसने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, फिर उसमें छोटे छोटे सारांश देख रहा है। वहीं पे आपका जो बी है, विशिष्ट बारीकियों जैसे ध्वनि, शब्द और खंड आदि के लिए सुनना। तो जो आपका टॉप डाउन होता है, ये टॉप का मतलब ही होता है छोटा छोटे, उस पे ध्यान देना, छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान देना, ये आपका टॉप डाउन हो जाता है। तो जो ए है आपका, ये बॉटम अप है प्रक्रिया है, और वहीं पे आपका जो नहीं जो आपका बी है, ये आपका बॉटम अप प्रक्रिया है, और जो आपका ए है ये आपका टॉप डाउन प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि आप बड़े पहले पैराग्राफ पढ़ोगे, फिर उस पे छोटे छोटे बिंदुओं पे जाओगे, तो ये आपका टॉप से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आना, ये आपका, तो ए आपका टॉप डाउन प्रक्रिया है और वहीं पे बी आपका बॉटम अप प्रक्रिया है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ये आप लोग ध्यान रखना, इसका बी ऑप्शन सही होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, फिर उसमें आपने अनुमान लगाया। जैसे बच्चे को कहानी सुनाओ, आप ऐसे समझिए तो ज्यादा समझ आएगा। जैसे कि बच्चे को आपने एक कहानी सुनाई, या आपने जैसे मूवी देख ली, या फिर आपने कोई स्टोरी देखी, तो उसमें आप अपना दिमाग लगाते हो ना कि ऐसे करता तो ये बच जाता, या फिर ऐसे करता तो ये हो जाता, उसमें अपना थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाते हो। तो वही पे यहाँ प्रोसेस है, जो आपने पूरा पढ़ा बिंदु को जानने, और फिर आप उस पर अनुमान लगाओगे, निष्कर्ष निकालोगे, तो ये आपका बॉटम अप प्रक्रिया, बड़े से नीचे की ओर आना, ये आपका, उसमें छोटे छोटे बिंदु निकालना, वो आपका बॉटम अप प्रक्रिया है। वहीं पे आपका जो टॉप प्रक्रिया है, जो बड़े बड़े बिंदुओं से छोटे छोटे पॉइंट निकालना, वो आपका टॉप, ऊपर से नीचे आना, टॉप, ये आपका टॉप डाउन प्रक्रिया है। और वहीं पे छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें, जैसे शब्द हुए, ध्वनि हुई, खंड हुए, ये आपका बॉटम अप प्रक्रिया हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अश्विन किसी पाठ्य सामग्री में से और दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता। जो शब्द दिए हुए हैं उनका प्रयोग वो स्वयं नहीं कर पाता। इस शब्द को किस श्रेणी में रखेंगे? जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ये आपका क्या होगा? बच्चा सुन तो रहा है शब्द, ठीक है, दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बात को, कुछ शब्दों को पहचान लेता है, पहचान भी कर लेता है, परंतु उसका प्रयोग नहीं कर पाता, खुद से वो प्रयोग नहीं कर पा रहा, खुद से वो बोल नहीं पा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। जो आपका ए ऑप्शन है, सक्रिय शब्द संपदा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन वो प्रयोग में नहीं ला पा रहा है, तो यह सक्रिय नहीं हुआ। कठिन शब्द है, जरूरी नहीं है कि बच्चा कठिन शब्द है इसलिए नहीं बोल पा रहा है। निष्क्रिय शब्द संपदा, आपका सी ही ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो उसका प्रयोग में नहीं ला पा रहा है, तो ये आपका निष्क्रिय शब्द संपदा हो जाएगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन मच बेटर है, सी ही ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा, जीवा नई व्याकरणिक अवधारणाएं जैसे कि जा रहा था, जा रहे थे, सीखते समय पहले से सीखी हुई अवधारणाएं, बच्चा जो है जीवा, उसने नई जब व्याकरण सीखी तो उसको पहले से पता था, क्या पता था? कि जा रहा है और जा रहे हैं, इसी से संबंध जोड़ पाता है। जब वो आप उसको पहले पता था कि जा रहा है, उसको ये पता था,
फिर उसको ये पता था कि जा रहे हैं, वो इसी से रिलेट करते हुए पढ़ रहा है कि जा रहे थे, और उस पढ़ रहा है जा रहा था। तो वो जो उसको पहले पता था कि जा रहे हैं, जा रहे थे, मतलब जा रहा है और जा रहे हैं, तो उसी से रिलेट करके वो ये वर्ड बना ले, मतलब समझ जाता है कि जा रहा है, जा रहा था और जा रहे थे, ये बना लेता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है, क्योंकि उसने पूर्व नॉलेज का अपना प्रयोग किया है। उसका पूर्व ज्ञान जो था, पुराना ज्ञान था, जो पूर्व नॉलेज था, उसी का प्रयोग करके उसने आगे को सीखा, क्योंकि संबंध जोड़ पाता है, उसी से वो रिलेट कर पा रहा है। तो 7 आपका जो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन है, इसका ए सही होगा, संज्ञानात्मक युक्ति। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया, उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया और उसने रिलेट किया। क्यों? क्योंकि ये जो आपका दिमाग होता है, ये मतलब सोचना, समझना, तर्क करना, रीजनिंग करना, ये सब आपके दिमाग में ही होता है। ठीक है, इसी से बच्चा रिलेट करके पढ़ेगा, क्योंकि आप जब अपने दिमाग में कुछ चीजें रिलेट करोगे या सोचोगे, समझोगे, तो अपने दिमाग से ही समझोगे। तो बच्चा जो मतलब प्रयोग अपना पूर्व नॉलेज का कर रहा है, तो अपने दिमाग से ही कर रहा है ना, तो ये आपका संज्ञानात्मक युक्ति हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। पूरे 30 क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आगे देखते हैं। नीचे दी गई गतिविधियों पे ध्यान दें। ये पूरी एक गतिविधि दी गई है, इस पे आपको ध्यान मतलब अच्छे से पढ़ के फिर ऑप्शन बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, देख लेते हैं हम लोग। जो 8 है आपका, शिक्षार्थियों को समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया। जो एक शिक्षार्थी है, उसको समाचार पत्र में मौसम संबंधी रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया और शहरों के मौसम को एक सप्ताह या उस दिन विशेष के मौसम का विश्लेषण करने के लिए भी कहा गया। जब बच्चे ने न्यूज़पेपर पढ़ी, उसको मौसम संबंधी घटनाओं पे पढ़ने के लिए कहा गया। फिर जिस दिन बच्चे ने पढ़ा, उसी दिन मौसम संबंधी विशेष टॉपिक पे उसको विश्लेषण करने के लिए कहा, अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए कहा। शिक्षार्थी समूची कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए समूह में कार्य कर रहे हैं और विश्लेषण करते हैं। इस कार्य में भाषा अधिगम का कौन सी युक्ति शामिल है, ये आपको बताना है। बच्चे ने पहले न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर उसको अपने शब्दों में विश्लेषण करेगा, अपने शब्दों में व्यक्त करेगा। तो जो आपका 8 है, ठीक है, जो आपका 8 है, इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है अध्ययन संलग्नता, विमर इस्तेमाल मतलब भाषा, प्रस्तुत अभ्यास परिणाम होगा, या फिर आपका कार्य आधारित भाषा अधिगम। तो इसमें कोई बच्चा लिख के या कोई प्रोजेक्ट या कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सिर्फ वो विश्लेषण कर रहा है। या फिर होगा आपका डी, प्रयोग में भाषा पद्धति, वो प्रयोग में भाषा पद्धति। इसमें आपका ए ऑप्शन ज्यादा बेटर है, क्योंकि बच्चा अध्ययन मतलब बच्चा पहले पढ़ रहा है, ठीक है, पहले उसने मौसम संबंधी न्यूज पढ़ी है, फिर उसका संलग्नता की है, फिर विमर्श, फिर इस्तेमाल करके उसने विश्लेषण किया है, फिर उसने इस्तेमाल करके मतलब जो उसने पढ़ा उसका प्रयोग करते हुए उसने व्याख्या की है, मतलब उसने विश्लेषण किया है या फिर उसने व्यक्त किया है अपने शब्दों में। तो ये आपका ए ऑप्शन ज्यादा सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। जो आपकी भारती नामक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों की गलतियों को नोट करती हैं। ठीक है, एक अध्यापिका है, वो अपने बच्चों की जो गलतियां उनको नोट कर रही हैं। नोट करती हैं, ये नहीं कि तुरंत बच्चों को वहीं पिटोक दें, वो ऐसा नहीं कर रही है। ऐसा आपको करना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे को बोलने दो, जैसा भी बोल रहा है वो टूटा फूटा, उल्टा सीधा, गलत है, सब कुछ सही है, आपको पता है कि बच्चा गलत बोल रहा है, लेकिन आपको बच्चे को रोकना नहीं है, रोकना नहीं है, उसको बोलने का अवसर दो, वो धीरे धीरे करके अच्छा हो जाएगा। एक जो कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, वो धीरे धीरे करके ही परफेक्ट बनता है। तो वही हुआ, आप लोग रियल लाइफ से कनेक्ट करके जब पढ़ोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। तो जो अध्यापिका थी, उन्होंने बच्चे की गलतियों को नोट किया और सप्ताह में एक बार शिक्षार्थियों से इस पर चर्चा करती थी। एक सप्ताह का पूरा विवरण मतलब बच्चा कौन कौन सी गलतियां कर रहा है उसको नोट करती जाती थी, फिर सप्ताह में एक बार उस गलतियों पर चर्चा करती थी और गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करती थी, कि बच्चों का मतलब बच्चों को बताती थी और उनका ध्यान भी आकर्षित करती थी उनकी गलतियों पर, और यह बताती थी कि गलतियां कैसे हुई हैं,
ये भी एक्सप्लेन कर देती थी कि मतलब आपसे ये गलती हुई है, ये हुई है और कैसे हुई वो भी है, मतलब टीचर बताती थी उनको। जो बच्चे थे वह शिक्षार्थियों को अपनी गलतियों पर चिंतन मनन करने के लिए भी कहती थी कि भाई तुम अपनी गलती, तुमने अगर ये की है तो अपनी गलती को समझो, उस पर सोचो, विचार करो कि आखिर ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या है। ठीक है, तो मतलब वह क्या कर रही हैं, जो टीचर हैं उन्होंने वो क्या कर रही हैं ये आपको बताना है। उन्होंने बच्चों की गलतियों को नोट किया, फिर सप्ताह में एक बार बच्चों को, सारे बच्चों को बताया। मतलब जो बच्चों ने गलती की, सभी बच्चे तो जरूरी नहीं सभी बच्चे गलतियां कर रहे हो, पर ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही बच्चा गलती कर रहा हो। ठीक है, तो जितने भी बच्चे गलती कर रहे थे उनको उन्होंने नोट किया, फिर सप्ताह में एक बार उस पर चर्चा की, बच्चों को बताया, मतलब जो जो बच्चे गलती कर रहे थे उनको बताया कि ये गलती हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हुई है गलती, कि तुमसे ये कैसे हुई है गलती। फिर उन पे बच्चों को कहा कि इस पे मतलब मनन करो, इस पे मनन करो, चिंतन करो कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो वही आपका इस पे ऑप्शन देखना है कि कौन सा सही है। जो आपका 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रुटि विश्लेषण होगा इस पे, या फिर आपका प्रतिपुष्टि देना। तो आपका बी ऑप्शन ज्यादा सही है, प्रतिपुष्टि देना, क्योंकि टीचर उस पर प्रतिपुष्टि दे रहा है। ठीक, उसकी नोट किया पहले गलतियां, फिर बच्चे को समझाया, फिर उस पे बच्चों को कहा कि इस पे चिंतन मनन करो, तो वो प्रतिपुष्टि दे रहा है, तो उसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कार्य लेखन के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा। जो लेखन कार्य है वो किस प्रकार के अंतर्गत आएगा, देखते हैं। कल्पना करने की कहानी में आप एक पात्र हैं, मतलब कल्पना कर रहे हैं, आप एक कहानी लिख रहे हैं, आप कल्पना कर रहे हैं, उसमें आप एक पात्र हैं। अपनी भावनाएं बताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें। अपनी भावनाएं, अपनी जो फीलिंग्स हैं मतलब फ्रेंड के प्रति, कि आप खुश हो या फिर आप उसे मिस कर रहे हो या फिर जो भी है आपकी फीलिंग, उसको आपको मित्र को पत्र में लिखें, ये आपको करना है। तो आपका जो 10 है इसका ए ऑप्शन सही होगा, एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन। ये आपका एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन हो जाएगा। इसमें बच्चा मतलब बच्चे को खुद उसी कहानी में रख दिया जाता है कि बच्चा खुद फील करके लिखे। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका रचनात्मक, मतलब बच्चा कोई क्रिएटिविटी खुद से तो कर नहीं रहा है या फिर ना टीचर करवा रहा है। तर्क संबंधी लेखन भी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई तर्क तो आ नहीं रहा है, क्योंकि बच्चे को अपनी कहानी में अपना पात्र समझ के, मतलब खुद को उसमें डूब के ही महसूस करके लिखना है। वर्णनात्मक कोई भी मतलब वर्णन तो कर नहीं रहा है बच्चा, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11 पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है। जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है। पहला ऑप्शन है अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं, मातृभाषा और संस्कृति। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, मतलब बी ऑप्शन देखते हैं, संस्कृति, तमिल, शास्त्रीय भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। अगला है मातृभाषा दूसरी भारतीय भाषा होगी, फिर संस्कृत, विदेशी भाषाएं। तो आपका 11 जो है, 11 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा 2020 है उन्होंने बच्चे की मातृभाषा को ज्यादा अहमियत दी है, मतलब ज्यादा महत्व दिया है। तो आपका 11 का डी ऑप्शन सही होगा। मतलब घर की भाषा, बच्चे की जो घर की भाषा है उसके घर में जो बोली जा रही है। मातृभाषा, दूसरी भाषाएं भारतीय, मतलब दूसरी भारतीय भाषाएं, और विदेशी भाषा और शास्त्रीय भाषा। तो पहले बच्चा घर की भाषा ही सीखता है, जो भी उसके घर में भाषा बोली जाती है, माँ बाप, मतलब माता पिता, भाई बहन जो भी हैं, दादा दादी, तो जो उसके घर में जितने भी सदस्य, जो उनके घर में लैंग्वेज बोली जाती है, बच्चा वही पहले सीखेगा। फिर वो मोहल्ले की या फिर आस पड़ोस की, फिर वो स्कूल जाता है, फिर वो दूसरी भाषाएं, फिर वो ऐसे करके अनेक भाषाएं सीख लेता है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो 2020 है आपका, ठीक है, जो आपका 2020 है, इन्होंने मातृभाषा को ज्यादा अहमियत दी है, ज्यादा महत्व दिया है बच्चे को सीखने में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या है। जो पाठ्य सामग्री है उनकी प्रामाणिकता क्या है ये आपको बताना है। जो 12 है आपका, इसका बी ऑप्शन सही होगा। किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग में
उपजी पाठ्य सामग्री। फ्रेंड्स आई नो कि मतलब मुझे थोड़ा सा डिस्कस करने में टाइम लगता है, लेकिन डिस्कस करने में टाइम इसलिए भी लगता है कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं ये नहीं चाहती कि आपको फिर से देखना पड़े या फिर से आपको कोई प्रैक्टिस सेट ढूंढना पड़े, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि अच्छे से बताने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोग एक बार में जब अच्छे से समझ लोगे तो आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, या फिर दोबारा तिबारा आपको देखना नहीं पड़ेगा, ये आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर इससे रिलेट जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप कर लोगे। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन सीटेट क्लियर करना है तो थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ता है, क्योंकि हर चीज में जब तक आप टाइम नहीं दोगे, अपना समय नहीं दोगे, तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं बनती है। अच्छा, कुछ भी अच्छा करने के लिए समय तो देना ही पड़ता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, जो आपका 12 है। किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग में उपजी पाठ्य सामग्री, मतलब संदर्भ में पढ़ाना बच्चे को। जो पाठ्य सामग्री है वो संदर्भित होनी चाहिए, बच्चे की रियल लाइफ से होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बच्चा है 1 क्लास में और आपकी उसकी जो पाठ्य पुस्तक है वो है 4 क्लास की, तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। बच्चा किस लेवल का है, किस क्लास में है, ये इंपॉर्टेंट है। उसी लेवल की बुकें होनी चाहिए और उसी से रिलेट करती होनी चाहिए। आपने देखा होगा जो LKG या 1 की बुकें होती है उसमें मतलब चित्र भी बने होते हैं, तो बच्चा देख के ज्यादा अच्छे से सीखता है। वहीं पे जब हम लोग ऊपर क्लास में बढ़ते हैं, अपर में चलते हैं, तो मतलब जो चित्र है वो कम मतलब देखने को आपको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता जाता है तो उसको उसकी समझ डेवलप होती जाती है, फिर उसको इतना आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संदर्भित होनी चाहिए और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग हो। प्राकृतिक भाषा क्या हुई? प्राकृतिक भाषा ये हुई कि सरल भाषा उसमें लिखी हो, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है। ये नहीं कि उसमें टफ कुछ मतलब ऐसे वर्ड लिखे हैं जिनका बच्चा प्रयोग ही नहीं कर पा रहा है, या बच्चा जिसको बोल ही नहीं पा रहा है। तो प्राकृतिक भाषा मतलब सरल सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सी गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है? इसमें से ऐसी कौन सी गतिविधि है जो आपके पोर्टफोलियो, अब ये पोर्टफोलियो क्या है? ये है बच्चे की मतलब जितना भी बच्चा एक्टिविटी करता है, वो चाहे अच्छी बातें हों उसकी या उसकी बुरी बातें हों, अच्छी हरकतें हों या उसकी गलत हरकतें हों, वो सब टीचर नोट करता है। फिर उसको सत्र के अंत में डिस्कस करता है, उसके माँ बाप को बता मतलब डिस्कस करता है उनके साथ, या फिर बच्चों को बताता है। तो ये पोर्टफोलियो में बच्चे की सारी एक्टिविटी होती है, वो चाहे अच्छी हो या फिर खराब हो, सब कुछ उसी में डिट्टो मिल जाएगा कि पूरे सत्र में बच्चे की क्या एक्टिविटी थी। ठीक है, ये हुआ आपका पोर्टफोलियो। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जो आपका क्वेश्चन है ये ऑप्शन इसका ए ही सही होगा कि जो गतिविधि पोर्टफोलियो का आकलन है ये किससे संबंधित है? अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे की हर हरकतें अध्यापक नोट करता है, तो उस पर टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं, अपने पास उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं। जब बच्चा स्कूल में आता है तब से लेकर सत्र के लास्ट तक टीचर बच्चे की हर एक्टिविटी को ध्यान में रखता है और उसका नोट बना मतलब उसको नोट भी करता जाता है और लास्ट में बच्चे के साथ डिस्कस करता है। तो जो आपका पोर्टफोलियो हुआ ये हुआ। आपको समझ आया होगा, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं भी आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है कि आपको समझ आना चाहिए। मेरी ये कोशिश है कि आपको आपकी बार सीटेट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वैकेंसियां बहुत निकल रही हैं और जब तक आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सीटेट कोई टफ नहीं है, बस समझना है इसमें कि आपको हल कैसे करना है। ठीक है, तो ये बस मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों का सीटेट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों के 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है। एक अध्यापिका है और कक्षा 8 के जो विद्यार्थी हैं उनको एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेद को पुनः लिखें। मतलब एक अध्यापक है, बच्चे को सुनाती है, ठीक है, एक अनुच्छेद पढ़ के सुनाती है, बच्चे सुनते हैं, फिर कहती है अध्यापिका कि सुन के इसको लिखो आप लोग।
उसको श्रवण करके पुनः लिखो। अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को उसी तरह से लिखने की जरूरत नहीं है कि डिट्टो सेम, जैसे आप लोग सुलेख लिखते हो तो कॉपी मतलब बुक उठाई, कॉपी ली, पेन लिया और सेम वैसा ही आप लोग उतार देते हो, तो वैसा नहीं करना है। यहाँ पे टीचर अनुच्छेद पढ़ के सुना रहा है, बच्चा सुन रहा है, फिर टीचर ने कहा कि इसको आप अपने शब्दों में लिखो। ठीक, अपने शब्दों में इसको लिखो, ये कहा। उन्हें अनुच्छेद का अर्थ को ध्यान में रखना है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? ये आपको, इसमें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो मैं फिर से बता रही हूँ। एक अध्यापक है, वो कक्षा 8 में एक अनुच्छेद पढ़ा रहा है। ठीक, बच्चा सुन रहा है। जब बच्चे ने मतलब पूरा अनुच्छेद कंप्लीट हो गया तो टीचर ने कहा इसको आप अपने शब्दों में लिख के दिखाओ मुझे। शब्द सेम नहीं होने चाहिए, अपने शब्दों का प्रयोग करके मतलब अपने शब्दों में इसको व्यक्त करके लिखना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। ठीक, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद श्रुत लेख होगा, या फिर आपका बी है पारस्परिक श्रुत लेख, या फिर वाक्यों द्वारा श्रुत लेख, या फिर व्याकरण अनुवाद श्रुत लेख। तो व्याकरण का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ए ऑप्शन ही आपका सही होगा, क्योंकि अनुच्छेद श्रुत लेख मतलब बच्चा अनुच्छेद को सुन रहा है, फिर सुन के उसको लिखना है अपने शब्दों में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही आपका सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। एक अनुच्छेद में से हर पंक्ति में छठे या सातवें शब्द के बाद एक शब्द या वाक्यांश हटा दिया जाता है, फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण को क्या कहेंगे? जिसे आप लोगों ने देखा होगा कक्षा 1-2 में, ऐसा मतलब 1-2 तो बहुत, 2 तो बहुत ही ऊपर हो जाएगा, LKG में या फिर आपने फर्स्ट में देखा होगा। जैसे कि ये लिखा है, फिर ये ला बना दिया, ये डैश डैश कर दिया। अब बच्चे से कहेंगे कि यहाँ पे फिल करो, तो बच्चा यहाँ पे माँ फिल कर देगा, ये बन गया आपका कमल। ऐसा हुआ। तो ये जो होता है, ये एक्टिविटी जो होती है, ये जो बुक में प्रिंट होता है, इसी को क्या कहेंगे ये आपको, ये कौन सा ऐसा परीक्षण है ये आपको बताना है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा इसका। इसको कहते हैं क्लोज परीक्षण, मतलब एक उसमें वर्ड छुपा दिया मतलब हटा दिया जाता है, या फिर उसका वाक्यांश जो है एक शब्द हटा देते हैं, फिर बच्चा उसको फिल करता है। मतलब LKG में तो वर्ड ही मतलब वर्ड हटाते हैं, और बाकी जो ऊपर बच्चा थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा ऊपर लेवल में जाता है, तो वहां पे वाक्यांश को भी हटा के छोड़ देते हैं। फिर बच्चे से कहते हैं इसमें फिल कर को, इसको वाक्य को पूरा करो। तो उसी परीक्षण को क्लोज परीक्षण कहते हैं। तो आपका जो 15 है इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? जो प्रथम भाषा अर्जन होता है मतलब, तो उसके लिए कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है या प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, या फिर डी मतलब बी इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आप जो अर्जित करते हो, ये मैंने आपको हिंदी पेडालॉजी में पढ़ाया था कि अर्जन और अधिगम क्या होता है, उसमें मैंने आपको अंतर भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आप लोग से मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग वो वीडियो पहले देखिएगा। अगर पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अगले देखते हैं सी ऑप्शन, इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता है, या फिर डी है या बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित होता है, मतलब बच्चा उसमें प्रयास करेगा, एफर्ट डालेगा, या फिर औपचारिक मतलब वो स्कूल कोचिंग क्लास ये सब करेगा, या फिर प्रशिक्षण उसको स्पेशली उसको भाषा अर्जित करने के लिए प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो ये आपके जो BCD हैं ये ऑप्शन गलत हैं, आपका ए ऑप्शन ही सही है। क्यों? क्योंकि जो भाषा अर्जन होता है, ठीक, जो भाषा अर्जन होता है उसके लिए बच्चे को कोई कोचिंग, कोई बुक, कहीं स्कूल या कोई टीचर से प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा जो जन्म लेता है, जन्म के बाद उसमें भाषा सीखने की स्वाभाविक क्षमता होती है, बस उसको इन्वायरमेंट अच्छा मिले। वो पहले अपने घर की भाषा सीखता है, मतलब अपनी मातृभाषा सीखता है, फिर धीरे धीरे करके वो अन्य भाषाएं भी सीख लेता है।
तो जो भाषा अर्जन है वह एक प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, मतलब बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने इन्वायरमेंट से भाषा अर्जित कर लेता है। पहले वो अपने घर से शुरू करता है, अपने परिवार से, फिर वो धीरे करके मतलब मोहल्ले की, फिर वो धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो जो ये अर्जन भाषा अर्जन है ये प्राकृतिक रूप से अर्जित करता है। इसके लिए बच्चे को कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती, कोई स्कूल जाना नहीं पड़ता, कोई कोचिंग नहीं करनी पड़ती, कोई बुक नहीं खरीदनी पड़ती और ना ही किसी से कोई प्रशिक्षण लेना पड़ता है। ये आप लोग ध्यान रखना। लेकिन वहीं पे जब अधिगम की बात आती है, ये भी आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि जब रिलेट करके पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। वहीं पे जब अधिगम की बात होती है तो अधिगम के लिए आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं। जैसे कि आप स्कूल गए, या फिर आपने किसी टीचर से कोचिंग की, या फिर आपने कोई बुक खरीदी, या फिर आपने यूट्यूब का इस्तेमाल किया, या फिर आपने किसी से प्रशिक्षण लिया, तो वो हो जाएगा अधिगम। मतलब आप सीख रहे हो, जैसे कि आपने दूसरी भाषा सीखना है आपको। आप मान लीजिए आपकी मातृभाषा हिंदी है, अब आपको इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश आप स्वाभाविक रूप से तो नहीं सीख पाओगे। हाँ, सीख सकते हो। अगर आपको इंग्लैंड भेज दिया जाए, जहाँ ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ की मतलब मातृभाषा ही इंग्लिश हो, वहाँ पे बच्चे मतलब आपस में लोग इंग्लिश से ही मतलब इंग्लिश बोल के ही बातचीत करते हो, तो आप वहाँ जाके स्वाभाविक रूप से भी सीख सकते हो। लेकिन आपके अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट से हो जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती, वहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो आपको इंग्लिश सीखनी है। उसके लिए आपको कोई कोचिंग जाना पड़ सकता है, उसके लिए आपको कोई बुक खरीदनी पड़ सकती है, उसके लिए आपको कोई पुस्तक खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए कोई टीचर ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए कहीं भी प्रशिक्षण लेना भी पड़ सकता है। तो ये जिसके लिए आप एफर्ट डालते हो, जिसके लिए आप मेहनत करते हो, जिसके लिए आप किसी की सहायता लेते हो, वो आपका अधिगम हो जाता है। वहीं पे जो आप स्वाभाविक रूप से सीखते हो वो आपका भाषा अर्जन हो जाता है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में आपका जो भी अंतर है वो आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। अगर नहीं भी हुआ है तो आप लोग वो वीडियो मेरी हिंदी पैथोलॉजी की जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? जो निकटस्थ विकास का क्षेत्र है, शब्दावली है, वो किससे संबंधित है? तो इसमें पहला ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर आपका हो जाएगा व्यवहारवादी उपागम, या फिर आपका होगा मनोविश्लेषित सिद्धांत। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत अभियान जो आपका निपुण भारत अभियान चला था, का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। जब बच्चे डैश डैश हो, मतलब जो आपका निपुण भारत अभियान शुरू हुआ था, उसका उद्देश्य ये था कि बच्चा कौन सी कक्षा में प्रवेश करे, उसके पहले मतलब प्रवेश करते तक बच्चे को लिखना मतलब पढ़ना तथा लेखन में उसको पढ़ना लिखना आ जाए, वो थोड़ा बहुत लिखना और पढ़ना सीख चुका हो, कौन सी ऐसी कक्षा में वो प्रवेश करने से पहले। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, कक्षा 3 में मतलब कक्षा 3rd में प्रवेश करते मतलब पहुंच जाए। जब बच्चा कक्षा 3 में पहुंच जाए तब तक उसको लिखना और पढ़ना थोड़ा बहुत क्या मतलब उसको आना चाहिए। जो आपका निपुण भारत अभियान था उसका उद्देश्य यही था कि बच्चा जब कक्षा 3rd में पहुंच जाए तब उसको लिखना पढ़ना आ जाना चाहिए। ये उसका उद्देश्य था जो आपका निपुण भारत अभियान है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं सारे आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट भी हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो आपका निपुण भारत अभियान था उसका उद्देश्य यही था कि बच्चा जब कक्षा 3rd में पहुंच जाए तब तक उसको लिखना पढ़ना आ जाना चाहिए। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। जो भाषा की ध्वनि है उसकी सबसे अर्थपूर्ण इकाई क्या है? तो इसमें आपका सी होगा, स्वनिम। यही सबसे छोटी भाषा की ध्वनि इकाई होती है जो आपका स्वनिम है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
उसके बाद वर्ड होते हैं, फिर उसके बाद ये मतलब सब आ जाता है, तो वो अलग है, लेकिन सबसे छोटा आपका ध्वनि है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब शिशु 2 से 3 महीने का होता है, ठीक है, मतलब 2 से 3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने के में सक्षम हो जाते हैं। जब बच्चा 2 से 3 महीने का होता है तो वो थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर देता है, मतलब बोलना स्पष्ट शब्द नहीं बोलना शुरू कर देता है, वो थोड़े बहुत आवाजें निकालना शुरू कर देता है, जैसे का, मा, पा, वो मतलब थोड़ा बहुत अजीब सी हरकतें, मतलब अजीब अजीब सी आवाजें निकालना वो शुरू कर देता है। ठीक है, तो आपका जो 20 है इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन बी होगा, किलकिलाना, मतलब क्वीन क्विंग इसको बोलते हैं। बच्चा थोड़ा बहुत मतलब मुंह से अपने थोड़ी बहुत आवाजें निकालना शुरू कर देता है, स्वर ध्वनियों को बोलने में वो सक्षम हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना। इसकी एज क्या है? 2 से 3 महीने। जब बच्चा 2 से 3 महीने का होता है, ध्यान रखिएगा, महीना लिखा हुआ है, मंथ मतलब साल नहीं लिखा हुआ है, महीना लिखा हुआ है। जब बच्चा 2 से 3 महीने का होता है तो वो मतलब ध्वनि निकालना शुरू कर देता है, उसमें मतलब वो सक्षम हो जाता है, तो उसी को कहते हैं किलकिलाना। देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है, जब 2-3 महीने का होता है, तो वो थोड़ी बहुत आवाजें निकालना मुंह से अपने शुरू कर देता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप उसका मतलब निकालना चाहोगे तो कोई मतलब नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें कोई वर्ड ऐसे होते ही नहीं जिसका मतलब निकाला जा सके, तो उसी को कहते हैं किलकिलाना। लेकिन जब वहीं पे बलबलाना आ जाता है, ठीक है, जब बच्चा बलबलाना शुरू कर देता है तो उसमें पा, मा, ये सब वर्ड बोलना शुरू कर देता है। ये आपका 6 मंथ का होता है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, कबीर छाह विभिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है। जो ये आपका कबीर है, ये 6 भाषाएं, 6 भाषाएं, मतलब उसमें मतलब उसके बोलने का जो प्रवाह है, प्रवाह के साथ बोलता है। यह भाषाई योग्यता उसे डैश डैश बनाती है। एक बच्चा है जिसका नाम कबीर है, वो 6 भाषाएं बोल लेता है, उसमें इतनी क्षमता है कि वो 6 भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है, मतलब बहुत अच्छे से बातचीत कर लेता है 6 भाषाओं में। तो उसकी जो ये योग्यता है, भाषाई योग्यता है, उसे क्या कहेंगे? द्विभाषिक वक्ता कहेंगे, या फिर बहुभाषिक कहेंगे, या फिर एक भाषाई वक्ता कहेंगे, या फिर भाषावाद कहेंगे। तो जो आपका 21 है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को मल्टीपल लैंग्वेज आ रही हैं, वो अनेक भाषाएं बोल रहा है, वो अनेक भाषाओं में वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, बातचीत भी कर पा रहा है। द्विभाषावाद क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा से दूसरी अगर लैंग्वेज सीख रहा है, जैसे बच्चे की मातृभाषा कोई भी हो सकती है, उसकी हिंदी हो सकती है, तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, हरियाणवी हो सकती है। वो बच्चे की मतलब बच्चा किस इन्वायरमेंट से, मतलब कहाँ से है, उसकी वो मातृभाषा हो सकती है। लेकिन उसकी मातृभाषा से वो जब दूसरी भाषा सीखता है तो उसको कहते हैं द्विभाषा, उसको कहते हैं द्विभाषावाद। लेकिन बच्चा जब अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके अनेक भाषाएं सीख लेता है, मल्टीपल लैंग्वेज सीखता है, तो उसी को कहते हैं बहुभाषिकतावाद। तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि कबीर को 6 लैंग्वेज आ रही है, अगर उसको मातृभाषा से अगर दूसरी भाषा वो सीखता तो यहाँ पे द्विभाषावाद हो जाता, लेकिन उसको अनेक भाषाएं आ रही हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुभाषिकतावाद आ रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुभाषिकतावाद से आपका क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी द्विभाषावाद पूछ लेता है, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि एक बच्चा है, ठीक है, उसने अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके दूसरी भाषा सीख ली, तो ये कौन सी हो इसकी योग्यता होगी? तो वहां पे द्विभाषावाद हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे पूछता है कि एक ऐसा बच्चा है, मतलब उसको अनेक भाषाएं बोलने में निपुण है, तो उसकी ये योग्यता क्या कहलाएगी? तो वो आपका बहुभाषिकतावाद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्याजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए डैश डैश है। प्याजे से भी क्वेश्चन आपके सीडीपी और हिंदी पेडालॉजी में दोनों में देखने को मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपकी सीडीपी जो है अगर आपकी सीडीपी अच्छी है तो आपकी सीडीपी में 30 में 30 तो आते ही हैं, प्लस अदर सब्जेक्ट की आपकी पेडालॉजी भी मजबूत हो जाती है, जो कि 15-15 नंबर की आती है। तो ये आपकी काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप सीडीपी बहुत अच्छे से कवर करिए, ये आपको 100% हेल्प करेगी, आप
सीटेट क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो जो प्याजे हैं आपके, जो आपके प्याजे हैं, प्याजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए डैश डैश है। तो आपका 22 का ऑप्शन बी सही होगा। भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जो आपके प्याजे थे, इन्होंने कहा था कि जो भाषा है, मतलब जो संज्ञान है, वो भाषा निर्धारित करता है। इन्होंने ये बताया कि बच्चे को अगर कुछ दिखाया जाए, मान लीजिए कि ये ग्लास है, मान लीजिए कि ये ग्लास है, तो बच्चे ने ग्लास को देखा पहले, फिर उसके दिमाग में ये प्रोसेस इतनी फास्ट होता है कि समझ नहीं मिलता है, लेकिन उसका दिमाग तुरंत वर्क करेगा कि ये ग्लास है। अगर उसने कभी सुना है वर्ड, तो उसका दिमाग तुरंत वर्क करेगा कि ये ग्लास है, बस फिर वो बोल देगा कि ये ग्लास है। तो प्याजे का मानना ये था कि बच्चे के पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट बनता है, फिर वो बोलता है। तो जो संज्ञान है वो भाषा को निर्धारित करता है। तो आपका 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भाषा एकमात्र पहलू है, ये गलत होगा आपका। भाषा विकास का अंग नहीं है, ये भी निगेटिव है, और ये भी निगेटिव है। आपका पॉजिटिव बी ही है, तो बी ही ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चौमस्की की परिभाषा है, मतलब शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है। जो नॉम चौमस्की हैं आपके, इन्होंने बताया कि बच्चा जब 5 साल का होता है, उसकी जो एलईडी है बहुत एक्टिव रहती है। एलईडी जो है उसकी बहुत एक्टिव रहती है। आप अगर 5 साल के बच्चे को यूएस भेज दो, तो वो इतनी जल्दी वहां की भाषा को एक्वायर कर लेगा जितना जल्दी आप नहीं कर पाओगे। आप अगर 20 साल के हो तो आपको दूसरी भाषा सीखने में टाइम लग सकता है, लेकिन वहीं पे अगर 5 साल का बच्चा है, उसको ऐसा माहौल दे दिया जाए तो वो भाषा बहुत जल्दी कवर करेगा। क्यों? क्योंकि उसका एलईडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। एलईडी जब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है तो ये भाषा को मतलब बहुत जल्दी अर्जित करता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि आप लोग जब आपस में बातचीत कर रहे हो, तो अगर वहाँ पे छोटा सा बच्चा है, ठीक है, 2 से 6 वर्ष की उम्र है अगर प्याजे के अनुसार, तो वो बहुत जल्दी भाषा को अपने सीखेगा। वो कुछ ऐसे वर्ड बोल देगा जो आपने शायद नहीं महसूस किया होगा कि मैंने ये वर्ड बोले हैं, लेकिन बच्चा वही सुन करके रिपीट कर देगा, तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ये हो सकता है मैंने बोला हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चे की जो एलईडी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। तो बच्चा उस उम्र में बहुत अनेक भाषाएं सीखने की क्षमता रखता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को जब वो 2 से 6 वर्ष की उम्र में है, उसको किसी भी भाषा मतलब इन्वायरमेंट कैसा भी दे दिया जाए, वो वहाँ की भाषाएं बहुत अच्छे से कवर कर लेगा, बहुत अच्छे से सीख लेगा। लेकिन आप अगर वहीं पे 20 मतलब 20 साल के हो, या फिर 15 साल के हो, या फिर आप 25 साल के हो, आपको यूएस भेज दिया जाए, तो वहाँ की भाषा सीखने में आपको टाइम लग सकता है। लेकिन वहीं पे जो 5 साल का बच्चा है, उसको अगर भेज दिया जाए तो वो बहुत जल्दी कम समय में सीख जाएगा। तो नॉम चॉम्स्की का मतलब जो है क्वेश्चन, ये हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो शब्दावली है सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है। तो आपका 23 का ए ऑप्शन सही होगा। भाषा अर्जन उपकरण। जो आपका एलईडी है, उन्होंने बताया कि ये भाषा अर्जन एक उपकरण है। ठीक, और नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन ये बन जाता है, इन्होंने कहा कि भाषा सीखने का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो भाषा अर्जन है, बच्चा जन्म के बाद जो भाषा सीखता है वो स्वाभाविक रूप से सीख लेता है अपने इन्वायरमेंट से, खेल कूद में, दोस्तों के साथ, अपने घर में खेलते हुए, अपने माँ बाप से, तो वो स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। नॉम चॉम्स्की का ये मानना था। इन्होंने एक थ्योरी दी है, वो मैंने डिस्कस की है नॉम चॉम्स्की की हिंदी पैथोलॉजी में ही, क्योंकि आपकी हिंदी पैथोलॉजी में ही है, लेकिन ये आपके सीडीपी में भी पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो आपका ए ही ऑप्शन सही होगा। भाषा अर्जन उपकरण है नॉम चॉम्स्की के अनुसार। ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग 22 देखते हैं। प्रथम भाषा अर्जन क्या है? जो प्रथम भाषा अर्जन है वो क्या है? पहला है शिक्षार्थी के सचेत प्रयास, मतलब शिक्षा जो व्यक्ति बच्चा है वो प्रयास कर रहा है जो भाषा अर्जन में, या फिर विद्यालय की प्रमुख गतिविधियां, मतलब विद्यालय में गतिविधियां कराई जा रही हैं भाषा को सीखने के लिए, या फिर आपका होगा प्रशिक्षण के द्वारा होती है, उसके लिए उसको कोई प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, या फिर प्राकृतिक प्रक्रिया है। जो आपका 22 है, इसका डी ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो भाषा अर्जन है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसके लिए आपको कोई कोचिंग क्लास, कोई प्रशिक्षण लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप अपनी स्वाभाविक रूप से भाषा को अर्जित कर सकते हो। ये आपकी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक, इसके लिए आपको सचेतन प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए विद्यालय की कोई गतिविधि की आवश्यकता नहीं है और कोई प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहीं पे जब आप भाषा मतलब अधिगम करोगे, वहीं पे जब आप भाषा मतलब अधिगम सीखोगे दूसरी भाषा, आप उसके लिए आपको प्रयास करने की भी जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको विद्यालय की गतिविधियों को भी ध्यान में रखना होगा। उसके लिए आपको प्रशिक्षण भी लेना पड़ सकता है। लेकिन वहाँ जहाँ पे अर्जन की बात आ जाए, भाषा अर्जन, वहाँ पे आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आप स्वाभाविक रूप से सीख सकते हो। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? मतलब ऐसा बच्चा है, उसने मातृभाषा से शुरुआत की पढ़ाई करना। जब बच्चा स्कूल आता है, जब बच्चा स्कूल आता है तो उसका पूर्व नॉलेज देखा जाता है कि बच्चे को कितना आता है पहले। उसकी मातृभाषा के बेस पे ही बच्चे को दूसरी भाषा सिखाई जाती है। उसी के आधार पे बच्चे को नया ज्ञान दिया जाता है जो उसका पूर्व ज्ञान है। ठीक है, तो ये हुआ। आगे देखते हैं हम लोग। तथा इसके बाद उसे अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण भी दिया जाता है। मतलब बच्चे को, अभी मैंने आपको बताया कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको पहले ये चेक किया जाता है कि उसको कितना नॉलेज है। जो उसका पूर्व नॉलेज है उसी के आधार पे उसको नया नॉलेज दिया जाता है। उसी को जड़ मान के आगे उसको बढ़ाया जाता है। जो उसका पूर्व नॉलेज है, जो उसकी मातृभाषा, ये एक जड़ की तरह काम करती है। एक पेड़ में जैसे जड़ होती है तो जड़ की तरह ये काम करती है जो उसका मातृभाषा है। फिर उसी के बेस पे पेड़ तैयार होता है। जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी तब तक पेड़ खड़ा नहीं हो सकता। तो वैसे ही बच्चे की जो मातृभाषा है, अगर उसको आप ध्यान में नहीं रखते हुए पढ़ाओगे तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये जो शिक्षण दिया जाता है ये क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। 25 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको कहेंगे बहुभाषिक कक्षा। क्यों? क्योंकि बच्चे को मातृभाषा बच्चे की ध्यान में रखते हुए, एक क्लास है तो क्लास में जरूरी नहीं है कि हर बच्चे की मातृभाषा एक ही हो। हर बच्चे की मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। तो हर बच्चे की मातृभाषा को ध्यान में रखते हुए हमें उसको शिक्षण देना है, आगे उसको बढ़ाना है। इसीलिए आपका बहुभाषिक कक्षा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मल्टीपल बच्चे होंगे और हर बच्चा अलग अलग होता है। हर बच्चे की मातृभाषा भी अलग हो सकती है, ये जरूरी नहीं है लेकिन हो सकती है, इसलिए इसको बहुभाषिक कक्षा कहेंगे। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। ये रहा, किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। मतलब एक ऐसा विचार है जिसको औपचारिक, अब ये औपचारिक क्या होता है? औपचारिक ये होता है जिसके लिए आपको समय पाबंदी मिले। मतलब क्लास का पीरियड जो होती है, आपकी जो क्लासेस होती हैं उनका टाइम होता है 60 मिनट का होता है। तो इस 60 मिनट एक समय में बंद होता है कि आपको 60 मिनट ही ये सब्जेक्ट पढ़नी है, फिर आपको दूसरे दिन वो 60 मिनट मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो ये जो औपचारिक होता है ये आपका स्कूल हुआ, कोचिंग हुआ, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। तो पहले औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया गया, फिर उसको अनौपचारिक। ये अनौपचारिक जैसे आपका घर हुआ, आपके आसपास के लोग पड़ोस के हुए, आप कहीं बाजार गए, मार्केट गए, या फिर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। तो ये जो औपचारिक होता है, आप कहीं से भी अपनी भाषा मतलब कुछ भी सीख लोगे, वो आपका औपचारिक हो जाएगा। मतलब वो आपका अनौपचारिक हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, उसके लिए आपको कोई निर्धारित समय पे नहीं जाना है, उसके लिए आपको कोई मतलब ये नहीं कि मुझे 1 घंटे यहाँ पे बैठना है। आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो, वहां से कुछ सीखोगे। आप अपने घर में हो, वहां से कुछ सीख लोगे। आप मार्केट गए, वहां पे कुछ सीख लोगे। आप चलते चलते भी कुछ सीख लोगे। तो वो हुआ आपका अनौपचारिक। ये समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक भाषिक वक्ता इस स्थिति को क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। जो आपका 26 है, जो आपका 26 है, इसमें देखते हैं समाज भाषा विज्ञान होगा या फिर कोड बदलना, इसको कहेंगे कोड स्विचिंग। इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा ये हम लोग यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। देखो, पहले बच्चे को औपचारिक तरीके से प्रशिक्षण दिया गया। ठीक, औपचारिक मैंने आपको बता दिया, जिसके लिए आपको स्कूल, कोचिंग, समय के पाबंदी हो, कितने समय को ये मुझे सब्जेक्ट पढ़नी है, वो हुआ आपका औपचारिक। अनौपचारिक तरीके से, जैसे कि आप कहीं से भी कुछ भी सीख लिए, वो आपका औपचारिक तरीके से हो गया।
फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। यहाँ पे हो गया कोड स्विचिंग। क्यों? क्योंकि वो पहले उसने औपचारिक तरीके से सीखा, फिर उसने अनौपचारिक तरीके से वही प्रशिक्षण किया, तो ये हो जाएगा कोड स्विचिंग। इसको कहेंगे कोड स्विचिंग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके में नॉम चॉम्स्की हिंदी पेडालॉजी में तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 1, 2, 3 मिल जाते हैं। तो नॉम चॉम्स्की की थ्योरी आप लोग बहुत अच्छे से देख लेना। ये मैंने आपको हिंदी पेडालॉजी में कराया, बहुत ईजी है। 10 मिनट अगर आप दीजिएगा तो ये नॉम चॉम्स्की आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 2, 3 बन जाते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से देख लेना। आगे चलते हैं हम लोग। नॉम चॉम्स्की का समर्थन करते हैं डैश डैश की। तो इस जो आपका 27 है, इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है बच्चे द्रुत गति से भाषा अर्जित करते हैं, या फिर होगा सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांश एक जैसा होता है। आपका बी ही ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि जो सभी संस्कृति में भाषा अधिगम है, वो उसका प्रतिरूप जो उसका रूप है वो अधिकांशतः एक जैसा ही होता है नॉम चॉम्स्की के अनुसार। अब एक जैसा क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि बच्चा एक, आप मान लीजिए आपका बच्चा एक भारत का है, एक बच्चा आपका यूएस का है। ठीक, अब ये 2 बच्चे हैं। जो भारत का बच्चा है उसकी मातृभाषा हिंदी है, यूएस के बच्चे को मातृभाषा इंग्लिश है। ठीक, जो बच्चा मातृभाषा सीख रहा है उसकी हिंदी है, वो उसने स्वाभाविक रूप से सीख लिया। जो बच्चा यूएस का है उसने भी वहां से स्वाभाविक रूप से इंग्लिश सीख ली। तो दोनों का सीखने का जो तरीका है वो समान है, बस फर्क क्या है कि लैंग्वेज में फर्क है। वो उसने इंग्लिश सीखी, जो भारत का बच्चा था उसने हिंदी सीखी। तो नॉम चॉम्स्की का मानना यही है कि जो उनकी संस्कृति में भाषा सीखने का अधिगम का जो रूप है वो एक जैसा है, अधिकांशतः समान ही होता है। क्योंकि जो भारत का बच्चा है उसने कोई कोचिंग नहीं की, और जो यूएस का बच्चा है उसने भी कोई कोचिंग नहीं की। क्यों? क्योंकि उसके एनवायरनमेंट में वो भाषा बोली जाती थी, उसके घर में, उसके आस पड़ोस में वही भाषा बोली जाती थी, और उसने वही भाषा स्वाभाविक रूप से अर्जित कर ली। भारत का बच्चा, उसके भी एनवायरनमेंट में वैसी ही भाषा बोली जाती थी, तो उसने जो इसकी हिंदी मातृभाषा थी उसने स्वाभाविक रूप से अर्जित कर ली। तो ये दोनों का जो सीखने का तरीका है, जो रूप है, वो समान माना जाता है, अधिकांशतः एक जैसा माना जाता है नॉम चॉम्स्की के अनुसार। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। बस 3 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो लास्ट तक प्लीज जरूर वॉच करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। जो नॉम चॉम्स्की है उनके अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे वर्क करती है। इसमें ऑप्शन कौन सही होगा ये आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है संकेत भाषा, दूसरा हो जाएगा सार्वभौमिक व्याकरण, या फिर होगा आपका बुनियादी शिक्षा, या होगा आपका व्यावहारिक विज्ञान। तो जो आपका 28 है इसका बी ऑप्शन सही होगा, सार्वभौमिक व्याकरण। क्योंकि नॉम चॉम्स्की का मानना ही था कि व्याकरण जो है सार्वभौमिक एक समान है। बच्चा जो सीखता है वो सार्वभौमिक एक रूप से सीखता है, उसका जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वो वैसी भाषा स्वाभाविक रूप से सीख लेगा। नॉम चॉम्स्की का यही मानना था, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जो बहुभाषिक शिक्षा है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले डैश डैश से शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ये भी मैं आपका डाउट क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि जितना भी आपको मेरे चैनल से प्रोवाइड किया जाता है, जितने भी वीडियो, वो चाहे आपका हिंदी पेडालॉजी हो, चाहे वो आपका सीडीपी हो, या फिर चाहे जितने भी प्रैक्टिस सेट हो, जो भी मैंने वीडियो बनाया वो आपका सारा एनसीईआरटी बेस है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, वो जो भी है आपका वो सारा आपका एनसीईआरटी बेस है। आपको कोई भी ये नहीं मिलेगा ऐसा कि वो किसी दूसरी बुक का है आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में सीटेट में सिर्फ एनसीईआरटी से ही आता है, और क्योंकि मैंने खुद एनसीईआरटी से ही पढ़ के एग्जाम क्लियर किया है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही प्रोवाइड कराती हूँ, और आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है और कुछ भी कोई भी बुक नहीं पढ़नी है।
तो यहाँ पे जितनी भी वीडियो मिलती है आपको सिर्फ एनसीईआरटी बेस ही मिलती है, तो ये डाउट मत रखिएगा आप लोग कि मैं कुछ भी कहीं से भी उठा के आप लोगों के साथ डिस्कस कर देती हूँ। ये मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर दिया आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको सीटेट से रिलेटेड और आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही वीडियो मिलती हैं। तो ये डाउट आप लोग मत रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है या नहीं किया, इसका ऑप्शन में बता रही हूँ आपको। 29 का आपका ए ऑप्शन सही होगा, अपनी मातृभाषा। जो बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले डैश डैश से शुरुआत करते हैं। तो हर बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसके पहले उसकी कोई एक मातृभाषा होती है जिसके द्वारा वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है। वो जब कुछ बोलेगा तो किसी लैंग्वेज में ही तो बोलेगा, उसकी वो अलग मातृभाषा हो सकती है, चाहे वो तेलुगु हो या तमिल हो या कन्नड़ हो या पंजाबी हो या कोई भी भाषा उसकी हो सकती है, लेकिन उसकी कोई तो एक भाषा होगी जो उसकी मातृभाषा कहलाएगी। तो उसी के आधार पे वो अपने आप को व्यक्त करेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। तो स्कूल आने से पहले हर बच्चे की एक भाषा जरूर होती है जो उसकी मातृभाषा कहलाती है, और हमको उसी मातृभाषा के आधार पे ही बच्चे को आगे बढ़ाना है, उसी को मतलब ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे को आगे सिखाना है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन मच बेटर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, मैं वेट करूंगी। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाषा के शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास में डैश डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जा सकता है। जो द्वितीय भाषा के शिक्षा शास्त्री थे, अभ्यास में डैश डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जा सकता है। आत्मसात मतलब ग्रहण करना, इसका मतलब ये हुआ। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम लोग। सामान्यतः प्रयोग होने वाले वाक्य विन्यास के अभ्यास तथा पुनरावृत्ति मतलब दोहराव, या फिर बी रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, या फिर होगा भाषा के अर्थपूर्ण अंतरण, या होगा आपका अवलोकन तथा सहायता देने। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया। मतलब जब आप किसी सामग्री के साथ अंतःक्रिया करोगे अर्थपूर्ण तरीके से, तभी तो आप उसको बेहतर तरीके से सीख पाओगे। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं होगे किसी भी चीज को लेकर के, आप नहीं सीख सकते। जैसे आपको सीडीपी में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप सीडीपी को पढ़ ही नहीं रहे हो, तो आप सीडीपी को कैसे सीख जाओगे? आपको सीडीपी में इंटरेस्ट आना चाहिए, आपको सीडीपी के लिए टाइम निकालना है, उसको पढ़ना है, तो आपको वो समझ आने लगेगी धीरे धीरे। तो जब तक हम किसी भी चीज के प्रति इंटरेक्ट नहीं होंगे, अंतःक्रिया नहीं करेंगे, वो हमको कैसे समझ आ जाएगी? तो उसी प्रकार ये हुआ, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है, अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके फ्रेंड भी होंगे जो सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, और आपको ये भी पता है कि सीटेट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, आप किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ सकते जब तक वैकेंसी आएंगी। आपका सीटेट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अपने फ्रेंड की भी हेल्प करिए, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा है प्रयास तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैंने हिंदी पेडोलॉजी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप लोग वो जाके देख सकते हैं। और हम लोग सीडीपी बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ईवीएस पे चलेंगे। सीडीपी में हम लोग टॉपिक वाइज भी डिस्कस कर रहे हैं, और हमने एक शुरू किया है जो सीडीपी का एक्सपर्ट सीरीज है, उसकी मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं। वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी जाके देख सकते हैं। उसमें हम लोग का चल रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो आपका ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट है वो चल रहा है। वहां पे ये है कि उसमें आपका पहले कॉन्सेप्ट बताया जाता है, फिर उसी से रिलेट आपके क्वेश्चन मिलते हैं। तो उसमें आपकी दोनों चीज एक साथ कवर हो रही है। और क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन है, मतलब जो आपके पहले एग्जाम में हो चुके हैं, जितने भी आपके प्रीवियस के क्वेश्चन है, वो मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के वहां से उठाए हैं। तो वो काफी अच्छी हेल्पफुल रहेगी आपके वीडियो, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो वो आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, वहां पे आपके दोनों जो कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन है एक साथ कवर होंगे, तो आपको काफी हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।